अस्सलाम वालेकुम। अ, आज से हम दोबारा अपना क्लासेस का शुरुआत कर रहे हैं और आज हम चार पहले गोल जो हैं आपके जो का था क्या नाम है सिलेबस उसमें से वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है सॉवरेनिटी की डेफिनेशन वाला जो है हिस्सा हम उसको कवर करेंगे। अच्छा, एक और बात ये मैंने करनी थी आप लोगों से कि आप सबको मालूम होगा कि आप लोगों की जो बुक शॉप्स हैं वो खुल गई हैं। तो अगर आप लोगों की सबके लिए पॉसिबल हो तो काइंडली जो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सरवर साहब की, वो ज़रूर खरीद लीजिए क्योंकि आपका जो कोर्स है वो उसी में से आया हुआ है। ठीक है जी। कुछ अर्सा पहले मैंने इसी ग्रुप के अंदर स्लाइड्स भी शेयर की थी और एक डिटेल्ड एक फाइल भी शेयर की थी। लिंक जो है वो भी मैंने शेयर कर रखा है, तो आप लोग जरूर उसको नज़र मार लें। वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेनिटी से मुतल्लिक था। तो अभी आज हम कोशिश करेंगे कि हम इन सारों को कवर कर लें। तो जी सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है? सॉवरेनिटी क्या है जी? सॉवरेनिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट स्टैंड सुपीरियर टू ऑल अदर ह्यूमन एसोसिएशंस। ठीक है जी। विदाउट सॉवरेनिटी स्टेट वुड बी लाइक एनी अदर एसोसिएशन। कोई भी जो हमारा ताल्लुक होता है वो आम सा होता है। उसी अगर रियासत के अंदर इक़्तिदार आला, इसको उर्दू में कहते हैं, अगर इक़्तिदार आला ना हो, सॉवरेनिटी ना हो, तो हम इसका भी जो नोयत है ये उसी तरह की हो जिस तरह बाकी दूसरे जो एसोसिएशंस एग्जिस्ट करती हैं। तो ये जो सॉवरेनिटी है, ये वो पावर है, ये वो कह लीजिए ताकत है जिसकी बुनियाद के ऊपर रियासत जो है वो अपनी रिट इस्टेब्लिश करती है। ये वो ताकत है जिसकी बुनियाद पे वो अपना हुक्म जो है या अपना कानून जो है बनाती है, उसका निफाज करती है और उसकी बुनियाद पे सजा देती है। कोई भी रियासत जो है बेटा वो सोवरेनिटी के बगैर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आप इस तरह समझिए कि रियासत जो है की जो जिस्म है उसके अंदर सोवरेनिटी जो है बेटा वो स्पाइनल कॉर्ड की जो अहमियत रखती है कि जो भी उसको शेप देती है, जो भी उसको बनाती है, वो ये सोवरेनिटी। तो सोवरेनिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस तरह यहाँ पे कहा गया कि ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी बुनियाद के ऊपर जो बाकी तमाम जो आपकी एसोसिएशन है उसके ऊपर इसको फौकियत हासिल हो जाती है। ठीक है जी। फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशंस के अंदर जो है कॉन्सेप्ट वो जी, सॉवरेनिटी इज दैट सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट इन्फोर्सेस लॉज इफेक्टिवली एंड कैन पनिश इट्स वायलेशन। असल में ये आपको वो जो सॉवरेनिटी है ये आपको वो राइट देती है, वो इख्तियार देती है जिसकी बुनियाद पे आप कोई भी कानून बनाते हैं और अगर कोई उस कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसकी बुनियाद पे सजा देते हैं। ये जीन बॉर्डन जो एक फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर था, उसका कहना था कि सुप्रीम पावर ओवर सिटीजंस अनरिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ। मतलब लॉ क्योंकि अगेन जो है वो ओरिजिनेट ही या कह लीजिए उसको बनाने का इख्तियार ही जो है वो सोवरेनिटी से, तो सोवरेनिटी उससे अबव होता है, इसलिए भी लॉ से ऊपर सोवरेनिटी होगा क्योंकि लॉ कभी भी परमानेंट नहीं होता। आप सबके सामने ही है कि हुकूमत जो है वो हर वक्त लॉ को जो है वो तब्दील करती रहती है। अगर लॉ सॉवरेनिटी से ऊपर हो जाए तो एक तो फिर सॉवरेनिटी का सबसे बड़ी बात ये कि जो कॉन्सेप्ट है वही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर आपने लॉ को चेंज भी करना हो तो फिर आप कैसे चेंज करेंगे अगर लॉ ही सॉवरन है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ये लॉ से भी जो है लॉ इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। सिर्फ इसी वजह से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि आपका जो है अगर इसको रिस्ट्रिक्ट करे तो एक तरह से वो इसके ऊपर आ जाए, इसको सुप्रीम ही होना है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि फिर आपने इसको मैनेज कैसे करना है। तो वो ये भी है कि वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंदर वो एक डिवीजन ऑफ लेबर कर दी गई है। क्योंकि जिस तरह आपके सामने ही है कि सॉवरेनिटी के अंदर आप कानून बनाते हैं, उसका निफाज करते हैं और फिर जो उसकी वायलेशन करता है वो उसकी क्या नाम है उसको सजा दी जाती है। तो आप देखते हैं कि इसकी ये डिवीजन ऑफ लेबर हो गई भी है कि स्पेशलाइज कर दिया गया इंस्टीट्यूशंस को कि जो लेजिस्लेचर का इंस्टीट्यूशन है वो कानून बनाएगा, जो एग्जीक्यूटिव का इंस्टीट्यूशन है वो उनको इम्प्लीमेंट करेगा और जो जुडिशरी का इंस्टीट्यूशन है वो ये देखेगा कि अगर कोई इस कानून को वायलेट कर रहा है तो उसको सजा दी जाए। लेकिन ये स्पेशल एरियाज डिवाइड कर दिए गए। ये नहीं हो कि सॉवरेनिटी की जो कह लीजिए जो उसकी लेजिस्लेटिव नोयत है
वो लेजिस्लेचर के पास चलेगी, जो उसकी एग्जीक्यूटिव की एग्जीक्यूशन है वो एग्जीक्यूटिव के पास चलेगी, और जो उसकी लेजिस्लेटिव साइड है वो जो उसकी जुडिशियल साइड है इंसाफ से मुतल्लिक, कानून की जो की वायलेशन के ऊपर सजा देने से मुतल्लिक, वो जुडिशरी के पास चलेगी। ठीक है। फिर उसके बाद अगली जो है वो दूसरी है तीसरी है, इट कैन इम्पोज रिस्ट्रेंट्स बट नन अदर कैन पुट लिमिटेशंस ऑन दिस अथॉरिटी। ठीक है जी। अब ये अब आपके दिमाग में आता होगा कि भाई यहाँ पे दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, रिस्ट्रेंट्स और लिमिटेशंस। रिस्ट्रेंट जो है, जो मैंने आपको पिछले बात में बात समझाई कि उन्होंने रिस्ट्रेन कर दिया कि जो जुडिशरी से मुतल्लिक सॉवरेनिटी के है, सॉवरन पावर है, वो जुडिशरी के पास रहेगी। जो लेजिस्लेशन से मुतल्लिक या कानून साजी से मुतल्लिक है तो वो मुकन्नना या लेजिस्लेचर के पास वो रहेगी। तो रिस्ट्रेन कर दिया, डिवाइड कर दिया पावर को, लेकिन लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि जब आप जुडिशरी के अंदर आती है तो जो जुडिशरी के अंदर ऑल इन ऑल जो है वो आपकी अदालतें हैं। ठीक है, उसमें लिमिट कोई नहीं है, फिर वहां पे उनकी अनलिमिटेड पावर है। फिर अगर कानून साजी से मुतालिक आती है तो फिर आपकी जो सूबाई और वफाकी असेंबलियां हैं उनके दरमियान जिस तरह की भी डिवीजन ऑफ पावर हो चुकी भी है, तो वो उनकी है, वो लिमिटलेस है। और इस तरह एग्जेक्टिव जो है वो भी जब एग्जेक्टिव से मुतालिक जो भी उनकी है वो एग्जेक्टिव ऑर्डर इशू करके जिस तरह भी करके, तो उसमें भी कोई लिमिटेशन नहीं है। रिस्ट्रेंट जो है वो आपने एरियाज डिफाइन कर लिए कि लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और जो जुडिशियल है वो एरियाज में आपने रिस्ट्रेन कर दिया, आपने डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस बना दी हैं, लेकिन उन पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के कोई भी किसी किस्म की भी उसके ऊपर रोक टोक उस तरह नहीं है। ठीक है जी, ये बात हो गई। फिर दैट दिस अथॉरिटी कैन नॉट अंडरमाइन मॉरल वैल्यूज एंड प्रिवेलिंग कस्टम्स, ये भी एक बात है कि ये इसको हाई रिगार्ड करती है, बाज दफ़ा अंडरमाइन भी करती है। हमने देखा ये पावर होती है स्टेट के पास। ईरान का वाइट रेवोल्यूशन हम सबके नज़रों के सामने 1960s में आया, उसने पूरी तरह जो ईरानियन जो एक कह लो जी कंजर्वेटिव सोसाइटी उसको चेंज करके मॉडर्नाइज करने की कोशिश की, तो उसको रेजिस्टेंस आती है, एक नेचुरल फिनोमेना है क्योंकि लोग चेंज को रेजिस्ट करते हैं, तो वो होती है। लेकिन क्योंकि अमूमन कोशिश ये नहीं की जाती कि टिंकर किया जाए विद द प्रिवेलिंग कस्टम्स एंड वैल्यूज, क्योंकि लोग जो हैं उनकी उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट होती है, फिर सोशल अटैचमेंट होती है, तो इसलिए और फिर उनकी वे ऑफ लाइफ का वो हिस्सा होता है, इसलिए उसके ऊपर अमल करना उनके लिए आसान होता है, तो इसलिए वो रेजिस्ट भी करते हैं इसको चेंज होने को। फिर उसके बाद अगली जो चीज़ आ गई वो बेटा आ गई एक और जो बात है, द लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय नेचुरल लॉज, डिवाइन लॉज, इंटरनेशनल लॉज एंड द फैमिली राइट्स। ठीक है जी। अब ये जो है, ये भी जो है ये असल में जो है एक एग्रीमेंट है जो स्टेट आती है। एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी कहीं पे भी बेटा एग्जिस्ट अब नहीं करती। जिस तरह के इंटरनेशनल हम आगे, क्योंकि हमारे बहुत से फैक्टर्स हैं जो अंडरमाइन करते हैं आपको। फॉर एग्जांपल आपने अब यूएनओ का हिस्सा है आप, तो यूएनओ का चार्टर साइन किया हुआ है, तो यूएन के चार्टर के तहत जो भी आप पे इम्पोजिशन आएगी आपको उसको मानना पड़ेगा, जो भी सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करेगी आपको उसको मानना पड़ेगा। तो इसलिए आप आइसोलेशन के अंदर नहीं रह सकते, क्योंकि आप एक पूरी सोसाइटी के अंदर रहते हैं। तो इसलिए अगर आप अपनी वो एक क्या नाम है रखते भी हैं सोवरेनिटी, तो आपको कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ठीक है जी। क्योंकि एब्सोल्यूट वाला कॉन्सेप्ट, ख्वाह वो अमेरिका हो या ख्वाह पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क हो, कोई भी मुल्क हो, उनके लिए सॉवरेनिटी को इन एब्सोल्यूट टर्म्स जो है वो एक्सरसाइज करना नामुमकिन है, क्योंकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो गिव एंड टेक के उस पर चलती है। तो आपको बाज़ दफ़ा अपना वो क्या नाम है गिव भी करना पड़ता है, और बाज़ दफ़ा लेने के लिए आपको कुछ और देना भी पड़ता है, तो कुछ प्रो को के असूल पर चलती है। तो इस वजह से बहुत से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फैमिली राइट्स और उसकी बात आई, या इंटरनेशनल लॉज की बात, या डिवाइन लॉज। अब मतलब डिवाइन लॉज से मुराद कि आपका स्पिरिचुअल लॉज जो है, इस्लामिक लॉज है, शरिया लॉज है। अब आप ये तो नहीं हो सकती कि मतलब आप स्टेट जो है वो उनको उनमें इंटरवीन करके आपके शरिया लॉज को तब्दील कर दे। स्टेट के पास का ये प्रोगेटिव नहीं है, या ये सॉवरेनिटी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती। मजहब जो है वो अलग है। फिर उसके अलावा ये फैमिली राइट्स की बात की, जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स प्रॉमिस कर दिए गए बुनियादी, उसमें उनकी फैमिली के भी सर्टेन राइट्स हैं, तो आपको उसको भी जगह बनानी पड़ती है। तो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। हम आगे थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, जो यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं सॉवरेनिटी से मुतालिक, मोनोइज्म और प्लूरलिज्म के, तो उनके अंदर भी आपको नजर आएगा कि ना अब पूरी तरह प्लूरलिज्म एग्जिस्ट करता है और ना मोनोइज्म एग्जिस्ट करता है। हम उसको आगे पूरी तरह बात करेंगे इसके ऊपर। फिर उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स की यहाँ पे हेडिंग दी गई है।
मद्देनजर है कि जो पॉलिटिकल साइंस के, क्योंकि आपको सबको पता है कि रियासत जो है वो उसका बहुत ही सब्जेक्ट मैटर का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और तो बहुत से फिलोसफर्स ने इसके ऊपर काम किया कि रियासत कैसे मार्जे वजूद में आई, ठीक है जी। और उनमें बहुत से फिलोसफर्स में से बहुत सी थ्योरीज हैं, जिस तरह डिवाइन लॉ की थ्योरी है, ठीक है जी, बाय फोर्स की थ्योरी है, फोर्स थ्योरी जिसको कहते हैं। इसी तरह एक कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है कि रियासत जो है वो एक बाहमी मुआहदे बिटवीन द पीपल जो है, लोगों के दरमियान एक मुआहदा हुआ, उसके बाद मार्जे वजूद में आई। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, जब कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स की बात की जाती है या कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट की बात की जाती है, तो उससे मुराद उनकी होती है वो जिनमें वो कॉन्ट्रैक्ट वो फिलोसफर्स जो जो नजरिया इमरानी, जो मुआहदा इमरानी जो है कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को के मानने वाले हैं, जिसके अंदर थॉमस हॉब्स है, जॉन लॉक है और रूसो। थॉमस हॉब क्या कहता है? Thomas Hobbes portrayed absolute concept of sovereignty but ascribed this supreme authority to the ruler. ठीक है, क्योंकि जिस जमाने में थॉमस हॉब्स अपनी कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी डिवाइस कर रहा था, उस जमाने में बरतानिया के अंदर स्मार्ट सिविल वॉर चल रही थी, और वो जो था, वो सिविल वॉर जो थी वो बिटवीन द पार्लियामेंटेरियंस एंड द मोनार्किस्ट जो थे, कि जो बादशाह के वफादार थे, उनके दरमियान चल रही थी। तो थॉमस हॉब्स जो है वो मोनार्किस्ट था, वो बादशाह का को पसंद करता था, वो मोनार्क के इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करता था और चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर उसके पास हो। तो इसलिए जब उसने अपने एब्सोल्युटली सॉवरेनिटी की अंडरस्टैंडिंग या डेफिनेशन निकाली, तो उसने उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में रखा और उसको एस्क्राइब कर दिया टू द रूलर, कि जो बादशाह होगा ये उसका हक है, ठीक है जी। तो इस वजह से वो ये मानता है कि सॉवरेनिटी जो है वो रूलर, लेकिन वो एब्सोल्यूट मोनार्की के ज़माने थे जिसमें बादशाह ही जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर हुआ करता था। अब वो ज़माने गुजर गए हैं, अब वो टाइम ख़त्म हो गया हुआ है। अब जो है हम डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, या डेवोल्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। जॉन लॉक जो है बेटा, वो ये कहता है कि ये जो जॉन लॉक और रूसो हैं, उन दोनों ने ना इस जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी है ना, उसको जो है वो इससे उन्होंने मुखालफत की है इसकी, और इससे उन्होंने इख्तलाफ की है। रूसो डिफाइंड सॉवरेनिटी विद द फुलनेस एंड प्रिसीजन ऑफ हॉब्स बट गेव इट एन abort which could satisfy the feelings of Locke. His concept of sovereignty is as absolute as that of Hobbes, but he located the supreme power in the general will of the society. General will मतलब ऑफ द पीपल, वो जो है वो इलेक्शन के जरिए, या जिस तरह हम डेमोक्रेसी में होते हैं कि जिस तरह हमारी जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, उसने इसको डिफाइन किया हुआ है सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को। वो कहता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ताला, and he as a sacred trust has given it to the people, and people through their vote exercise करते हैं, और वो जो जिनको चुनते हैं वो उन लोगों के बिहाफ पे सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है जी। तो हमारा क्योंकि इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग है, वो उसमें सॉवरेनिटी जो है वो अल्लाह के पास है। तो यहाँ पे भी उसने जो जनरल विल ऑफ द सोसाइटी, उसने कहा कि रूलर के पास, जो हुक्मरान है, ये वो मानता है कि सॉवरेनिटी जो है उसको एब्सोल्यूट होना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं मानता कि इसको हुक्मरान के पास होना चाहिए। वो ये कहता है कि जो सॉवरेनिटी है वो जनरल विल, जो आम आदमी, जो लोग हैं, उनकी जो इज्तमाही सोच है, जो उनकी इज्तमाही मर्जी, विल जो है मर्जी को कहते हैं, इज्तमाही मर्जी जो है वो उसको रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, वो उसके पास होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे बरतानिया के अंदर है, उनकी जो असेंबली है, जो उनका लेजिस्लेचर है, वो सोवरेन है वहाँ, ठीक है जी। अमेरिका में यही ताकत जो है वो अवाम के पास है। हम क्योंकि एक इस्लामिक बैकग्राउंड रखते हैं, इसलिए हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, लेकिन क्योंकि आपने ज़मीन का निज़ाम भी चलाना है, तो आपने ये कह दिया कि वो एक सेक्रेट ट्रस्ट, एक मुकद्दस अमानत के तौर पे उसने अवाम को दिया है, क्योंकि दुनिया के अंदर इंसान जो है वो अल्लाह का खलीफा है, नाइब है, ठीक है जी। फिर उसके बाद Grotius pointed out the external aspect of sovereignty in particular. Supreme political power held by a person whose actions are free of all restraints and whose will cannot be ignored. ठीक है, ग्रोटिस जो है उसने ये कहा कि देखिए, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, डेफिनेशन तो पढ़ेंगे हम, लेकिन उसके एस्पेक्ट्स हैं पॉलिटिकल सॉवरेनिटी के, जो इंटरनल और एक्सटर्नल है, कि मतलब तो
एक जो भी रियासत है उसको इंटरनली भी आज़ादी होनी चाहिए अपने जो भी वो कानून बनाए उसके अंदर, और एक्सटर्नली भी उसके पास ये ताकत होनी चाहिए कि वो जिसके साथ जो ताल्लुकात रखना चाहे वो रखे। तो ये वो बात करता है ग्रोटियस के भी, वो जो सॉवरेनिटी है या जो भी पर्सन फॉर एग्जांपल अगर मोनार्क इसको या रूलर जो है इसको होल्ड कर रहा है, तो वो फ्री होना चाहिए फ्रॉम ऑल किस्म ऑफ प्रेशर्स एंड एवरीथिंग, कि वो उसको जो भी वो कहे और जो भी वो कानून बनाए वो इम्प्लीमेंट हो। और मतलब ये ना हो कि उसने बात कर दी वो और वो हवा में ही रह गई, किसी ने उस पर अमल ही नहीं किया और उसको भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो ज़रूरी है कि जो कानून बनाया जाए उस पर अमल किया जाए, अगर वो अमल ना करे तो फिर सजा दी जाए। तो बर्गीज जो है defines supreme authority in these words: absolute, unlimited and comprehensive power over citizens and all associations of citizens। मतलब विद इन द बाउंड्री जो है जो भी एसोसिएशंस हैं आउटसाइड, क्योंकि हमारी जो बाउंड्री जो एसोसिएशन है ह्यूमन एसोसिएशन हैं वो जिनकी बड़ी नौयत है, इकोनॉमिक है, सोशल है, वो विद इन एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। एक तो हमारा एक नेशनल एसोसिएशन है ना, आपस में बरादरी की एसोसिएशन होगी, वही बरादरी जो है वो सिर्फ एक मुल्क में तो नहीं रहती। गुजराती जो है वो आप देखते हैं कि वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, सिख जो है पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, पख्तून पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, पंजाबी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो आपकी जो कल्चरल एसोसिएशन है, सोशल एसोसिएशन है, एथनिक एसोसिएशन है, रेशल एसोसिएशन है, वो किसी एक पर्टिकुलर बाउंड्री तक लिमिटेड नहीं है। तो इसलिए जो भी एसोसिएशन हैं उनके ऊपर वो उसका असर हो, अगर उसकी जो भी बाहर की दुनिया में जहाँ पे भी रहते हैं विद इन दैट पर्टिकुलर बाउंड्री अगर आके यू हैव टू लिव बाय देयर रूल्स, उस पर्टिकुलर जो बाउंड्री है उसके असूल पे आपको अमल करना होगा। फिर उसके बाद गार्नर कहता है कि सोवरेनिटी सिग्निफाइज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट बाय virtue of which no other institution can thrust any limitation on the will of the state nor can determine its sphere of action। मतलब विद इन स्टेट जो है इक्वल कोई इंस्टीट्यूशन इस तरह का ना हो कि स्टेट को अंडरमाइन करे। आपको पता है कि स्टेट जो है वो 4 एलिमेंट्स का मजमुआ है, उसमें से एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं। तो ये सारी और जो सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट है या विल ऑफ द पीपल है वो थ्रू द गवर्नमेंट ही मैनिफेस्ट होती है। तो इस वजह से कोई ऐसा दूसरा इंस्टीट्यूशन, आप सोचिए कि जिस तरह हमारे यहाँ हुआ सवात के अंदर आपने देखा कि एक पैरेलल गवर्नमेंट बना दी गई, या फिर आपने वजीरिस्तान में देखा कि एक पैरेलल गवर्नमेंट बना दी गई। इस्लामाबाद दूर था, चलो ठीक है, आप उन्हें एरियाज को छोड़ देते और अपना काम करते रहते, आपने उनके ऊपर अटैक क्यों किया? आपने उनको स्ट्रेटन आउट क्यों किया, आयरन आउट क्यों किया? और वहाँ पे आपने जो विल ऑफ द स्टेट है या विरेट ऑफ द स्टेट है वो क्यों स्टैब्लिश की? इसी वजह से स्टैब्लिश की क्योंकि विद इन द स्टेट जो है ऐसे इंस्टीट्यूशंस या ऐसे पैरेलल गवर्नमेंट्स को या ऐसे पैरेलल इंस्टीट्यूशंस को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा एक्सेप्ट कर लिया जाए तो फिर तो स्टेट अपनी जगह पे कायम ही ना रहे। ठीक है ना जी। इस वजह से जो भी स्टेट होगी इंटरनली और एक्सटर्नली जो भी उसके एस्पेक्ट्स हैं वो अपनी रेट को जो है और अपनी विल जो है उसको वो जो है वो इम्पोज करेगी और इम्प्लीमेंट करेगी। फिर बच्चे इसका ड्यूल एस्पेक्ट है जिसे हमने ऊपर भी थोड़ा जिक्र किया, इंटरनल सॉवरेनिटी और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। Internal sovereignty implies the supremacy of state over all individuals and their association within the territory। रियासत के अंदर जो कानून बनाए रियासत वो उन पे इम्प्लीमेंट कराए, वो उनसे सुप्रीम है, उनके लिए वो कानून भी बनाएगी, उनके लिए वो क्या नाम है पैकेजेस लाएगी, उनके लिए हुकूमत बनेगी, सारा कुछ करेगी, और वो उसके अहकामात मानेंगे, अगर वो नहीं मानेंगे तो सजा दी जाएगी। और अगर रियासत के पास ये ताकत नहीं है कि जो बंदा उसके लॉज को वायलेट कर रहा है उसको वो सजा दे सके, तो इट्स अ वीक स्टेट, और उसका जो इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी है वो उस तरह मजबूत नहीं है। फिर आगे जी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी सिग्निफाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल। स्टेट इज फ्री टू चॉक आउट ऑफ फॉरेन पॉलिसी दैट सूट्स इट्स नेशनल गोल्स। और सिंपलर वर्ड्स के अंदर कि कौमी मफाद को प्रोटेक्ट करने का उसके पास ताकत होनी चाहिए। अगर वो समझता है कि अमेरिका के साथ देने में मेरा नेशनल इंटरेस्ट है तो उसको आज़ादी होनी चाहिए, वो किसी मतलब और ताकत के ज़ेरे तसल्लुत असर आके वो उसको नहीं अंडरमाइन करना चाहिए या गिवन नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको जिस तरह जो एक्सटर्नल एस्पेक्ट है, जब आप यूएन चार्टर का हिस्सा थे, फॉर एग्जाम्पल आप वॉरन टेरर जो स्टार्ट हुई थी, आपको पता होना चाहिए कि वॉरन टेरर में बड़ा फ़र्क है। वॉरन टेरर जो है और इराक वॉर के अंदर यही फ़र्क था कि वॉरन टेरर जो थी उसके अंदर सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन थी, ये एक इंटरनेशनली बैक्ड रेजोल्यूशन था जिसके अंदर सब ने कहा था कि अमेरिका के साथ ज्यादती हुई है, अफगानिस्तान इसमें कल्प्रिट है और ये वॉर ऑन टेरर होनी चाहिए। ठीक है जी। और पाकिस्तान अगर ये ना चाहता तो हमने आइसोलेशन में चले जाना था, या इंटरनेशनल जो
कलेक्टिव रेथ है, हमें उसका मुकाबला करना पड़ता, उनके उनके गुस्से का मुकाबला करना पड़ता है, क्योंकि ये फिर आप अगर आप डिसाइड कर लेते तो आपका एज अ एक्सटर्नल सॉवरेनिटी के एस्पेक्ट में आपका पूरा राइट था, आप ये डिसाइड करते, लेकिन इन योर नेशनल इंटरेस्ट और इन द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड, तो वहाँ पे आपको ये अपना जो भी आपका बिलीफ है, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान की हुकूमत को मानता था, हम उनके बहुत बड़े सपोर्टर थे, तो नेचुरली पाकिस्तान ने फिर अपना डिट्रैक किया, यू टर्न लिया, जिसको कहते हैं, और उन्होंने वॉर एंड टेरर में अमेरिका का साथ दिया। तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान इनकार कर सकता था, लेकिन ये एक बहुत ही बचगाना सी बात है कि इनकार कर दे, अगर इनकार कर देता तो फिर जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो किसने बेयर करने हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे जो डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट है बेटा सोवरेनिटी का, वो कंप्लीट हो गया।